नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज। मैं हूं श्रीकांत सिंह। उत्तराखंड में बड़ी तबाही आ गई। उत्तरकाशी में बादल फटने से इतना ज्यादा बाढ़ आ गई है कि प्रशासन को राहत और बचाव कार्य करने में पसीने छूट रहे हैं। मौतों का भी सिलसिला वहां जारी है और एक गांव में 200 से ज्यादा लोग फंस गए। उन्हें भी प्रशासन बाहर निकाल रहा है और हवाई सर्वे भी वहां का किया जा रहा है। देखते हैं पूरी खबर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। ऊंचाई वाले इलाके में बादल फटा जिससे खीरगंगा नदी में सैलाब आ गया। 4 लोगों की मौत हुई है और 70 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आज सुबह से राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने बताया 4 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हर्सिल और सुखी टॉप में 2 जगहों पर अचानक बाढ़ आने की भी खबर है। हर्सिल में सेना के लगभग 11 जवान लापता बताए जा रहे हैं। सुखी टॉप में कोई हताहत नहीं हुआ है। ऋषिकेश उत्तरकाशी हाईवे प्रभावित है, इसलिए आवाजाही बहुत धीमी है। कई जगहों पर सड़क जाम होने के कारण टीमों को मौके पर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए हमारी टीमें देहरादून में तैयार हैं। बादल फटने और कई जगहों पर भूस्खलन के कारण भटवाड़ी में उत्तरकाशी हर्सिल मार्ग पूरी तरह बह गया है। उत्तरकाशी हर्सिल मार्ग पर सड़क साफ करने का काम अभी चल रहा है। हर्सिल में राहत कार्यों को तेज करने के लिए सेना की टीमें, फौजी कुत्ते, ड्रोन और खुदाई करने वाली मशीनें भेजी गई हैं। इस दौरान धराली में एक 32 वर्षीय युवक का शव मलबे से बरामद हुआ है। अब मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। आईटीबीपी और आर्मी के जवान धराली में बीच गांव में फंसे ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए वहां करीब 25 फीट ऊंचे मलबे में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्थायी पुलिया बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गांव में करीब 200 लोग फंसे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा, भारतीय सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों सहित हमारी सभी एजेंसियां बचाव कार्य कर रही हैं। कल 130 लोगों को बचाया गया। तलाशी और बचाव अभियान जारी है। सड़कें और एक पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण घटनास्थल तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। देहरादून में आपदा संचालन स्टेशन हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। हम सभी को सुरक्षित बचाने के प्रयास कर रहे हैं। मैं हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पीएम मोदी ने आज भी बचाव अभियान का विवरण दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी कहते हैं, यह बारिश का मौसम है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड के 11 जिलों में बारिश हो रही है, जिसका असर हरिद्वार में गंगा नदी के जल स्तर पर भी पड़ा है। कल इसका जल स्तर 293 के आसपास था, जो यहाँ चेतावनी स्तर है। आज यह खतरे के निशान के करीब पहुँच गया है। हालांकि यह अभी खतरे के निशान तक नहीं पहुँचा है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है उससे आज यह खतरे के निशान के करीब ही होगा। हरिद्वार में कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। हम प्रशासन के संपर्क में हैं और प्रशासन सक्रिय है। बिहार में एसआईआर को लेकर बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। चुनाव आयोग कह रहा है कि किसी भी पार्टी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, इसलिए मसौदा सूची जारी की जा रही है। लेकिन विपक्ष है कि हंगामा काटे हुए है। जगह जगह विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या करने में लगा हुआ है। इस खबर को भी ठीक से समझते हैं।
बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने SIR को लेकर एक भी आपत्ति का दावा नहीं किया है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में सभी राजनीतिक पार्टियों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी पार्टी ने 1 अगस्त को बिहार में मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद से 6 अगस्त सुबह 9 बजे तक SIR को लेकर कोई आपत्ति नहीं की है। चुनाव आयोग की ओर से जारी सूची के अनुसार बिहार में राजद के 47,506 बूथ लेवल एजेंट BLA हैं, लेकिन किसी पार्टी की तरफ से SIR को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी के 1,496 BLA हैं, लेकिन किसी भी BLA की तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि 12 राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा नामित 1.60 लाख बूथ स्तरीय एजेंटों BLA ने जमीनी स्तर पर इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रारूप सूची के संबंध में मतदाताओं से सीधे 3,659 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। नियमों के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी ERO, AERO द्वारा 7 दिनों की समाप्ति के बाद किया जाना है। आदेशों के अनुसार 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा सूची से किसी भी नाम को ERO, AERO द्वारा निष्पक्ष जांच करने और सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के बाद स्पष्ट आदेश पारित किए बिना नहीं हटाया जा सकता। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर राजनीतिक विवाद जारी है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। विपक्षी दल मानसून सत्र की शुरुआत से ही बिहार के SIR के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2025 के तहत गणना चरण के पूरा होने के बाद चुनाव आयोग ने बिहार के लिए मसौदा मतदाता सूची जारी की। चुनाव आयोग ने कहा, जनता के पास दावे और आपत्तियां पेश करने के लिए 1 महीने का समय है और आश्वासन दिया कि बिना किसी कारण के मसौदा मतदाता सूची से कोई नाम नहीं हटाया जाएगा। बिहार में SIR के आंकड़ों के अनुसार लगभग 35 लाख मतदाता या तो स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं या उनके पंजीकृत पते पर उनका पता नहीं लगाया जा सका है। सरकार के मंत्रालयों और विभागों को एक नया ठिकाना मिल गया है, क्योंकि आज PM मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का शुभारंभ किया और ये कहा गया कि इसी तरीके से 10 विभाग बनने हैं, 10 भवन बनने हैं, जिनमें अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के लोग काम करेंगे। ये खबर भी बहुत ही रोचक है। आपको जानना चाहिए कि इस विकास कार्य में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पहले भवन थे वो सब पुराने हो गए हैं और उनमें वो सुविधाएं नहीं है जो कि आज के ज़माने में ज़रूरत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवनों का शुभारंभ किया। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर कर्तव्य भवन में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे दक्षता और नवाचार सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, DOPT पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय विभाग और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के कार्यालय होंगे। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए ऐसे कुल 10 भवनों का निर्माण होना है। इनमें से कर्तव्य भवन 3 बनकर तैयार हो गया है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। परियोजना पूरी होने के बाद किराए के तौर पर खर्च होने वाले 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी। लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस
अत्याधुनिक कार्यालय परिसर में 2 बेसमेंट और 7 मंजिलें भूतल प्लस 6 मंजिल है। वर्तमान में कई प्रमुख मंत्रालय 1950 और 1970 के दशक के बीच निर्मित शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी पुरानी इमारतों से काम करते हैं जो 1950-70 के दशक में बनाई गई थी। भवन में सुरक्षित और IT सक्षम कार्यस्थल, स्मार्ट एंट्री सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और कमांड सेंटर, सोलर पैनल, सौर वाटर हीटर और वाहन चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं हैं। यह पर्यावरण के अनुकूल निर्माण को भी बढ़ावा देता है, जिसमें अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली शामिल है। इमारत को ठंडा रखने और बाहरी ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए इसमें कांच की विशेष खिड़कियां लगाई गई हैं। कर्तव्य भवन को 30% कम ऊर्जा खपत के लिए तैयार किया गया है। ऊर्जा की बचत करने वाली LED लाइटें, जरूरत न होने पर लाइटें बंद करने वाले सेंसर, बिजली बचाने वाली स्मार्ट लिफ्ट और बिजली के उपयोग को प्रबंधित करने की एक उन्नत प्रणाली लगाई गई है। शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को निर्मित भवन कर्तव्य भवन 3 के सभागार में पत्रकारों को बताया कि अगले महीने तक कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 भी बनकर तैयार हो जाएंगे। दोनों का काम लगभग अंतिम चरण में है। प्रस्तावित अन्य 7 भवन भी अप्रैल 2027 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रालयों के लिए बनाए जा रहे इन भवनों में तकनीक, सुरक्षा और पर्यावरण अनुकूलता का पूरा ख्याल रखा गया है। पूरे भवन की निगरानी के लिए एक कमांड CCTV सेंटर भी बनाया गया है, जहां से परिसर और अंदर के गलियारों पर पैनी नजर रखी जाएगी। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए नवनिर्मित इन नए भवनों को पहले कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट CCS नाम दिया गया था। इन कर्तव्य भवनों को मेट्रो लाइन से जोड़ने के लिए इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन से एक नई लाइन बनाने का प्रस्ताव है। मंत्री खट्टर ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मंत्रालयों के नए और अत्याधुनिक भवनों को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो मौजूदा भवन हैं तो वह 1950 से 1970 के बीच बनाए गए थे। ये सभी पुराने हो गए हैं। इनका सालाना रखरखाव काफ़ी महंगा हो गया था। गौरतलब है कि मौजूदा समय में केंद्र सरकार के पास करीब 55 मंत्रालय और 93 विभाग हैं। ये सभी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के कृषि भवन, शास्त्री भवन, उद्योग व निर्माण भवन आदि शामिल हैं। कर्तव्य भवनों के तैयार होते ही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में मौजूद सभी मंत्रालयों को वहां से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। दोनों ही ब्लॉक को खाली कराकर इनमें भारत संग्रहालय बनाया जाएगा। इस दौरान ढांचे के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ किए बगैर इसमें महाभारत काल से लेकर देश के आज तक के इतिहास, कला और संस्कृति आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सेंट्रल विस्टा परियोजना का यह काम दिसंबर 2031 तक पूरा कर लिया जाएगा। इनमें ही प्रधानमंत्री के लिए नए आवास और कार्यालय भी बनाए जा रहे हैं। इसके लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अंतिम खबर बहुत ही दुखद है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। वैसे वो सरकार में रहे, लेकिन सरकार पर सवाल उठाने के लिए वो खास तौर से जाने जाते हैं। जानते हैं उनका राजनीतिक कैरियर कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचे और उनका भारत की राजनीति में क्या योगदान रहा। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी। दिल्ली के RML अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। दोपहर 1:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके सहयोगी कंवर सिंह राणा ने निधन की पुष्टि की। कंवर सिंह राणा ने बताया कि पूर्व राज्यपाल ने दोपहर 1:12 पर दिल्ली के RML अस्पताल में अंतिम सांस ली। बागपत के विसावदा गांव निवासी सत्यपाल मलिक ने मेरठ कॉलेज में पढ़ाई के दौरान 1965 में छात्र राजनीति में प्रवेश किया। 1966-67 में मलिक मेरठ कॉलेज के पहले छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। 1974 में विधानसभा चुनाव में BKD के टिकट पर बागपत सीट से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। 1975 में लोक दल के गठन के बाद उन्हें अखिल भारतीय महामंत्री नियुक्त किया गया।
1980 में लोकदल के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें राज्यसभा भेजा गया। इस बीच उनकी लोकदल के नेताओं से खटपट बढ़ गई, जिसके बाद 1984 में मलिक ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। 1986 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यसभा भेजे गए और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नियुक्त किए गए। 1987 में बोफोर्स घोटाले से दुखी होकर राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और जन मोर्चा में शामिल हो गए। 1988 में जनता दल में शामिल हुए और 1991 तक जनता दल के प्रवक्ता और सचिव रहे। 1989 में जनता दल के टिकट पर अलीगढ़ से सांसद चुने गए। मलिक 2004 में भाजपा में शामिल हुए और बागपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद 2005-06 में यूपी भाजपा के उपाध्यक्ष बनाए गए। 2009 में भाजपा किसान मोर्चा के अखिल भारतीय प्रभारी बनाए गए। 2014 में भाजपा के उपाध्यक्ष रहे और चुनावी घोषणा पत्र की उप समिति में कृषि विषयक मुद्दों के अध्यक्ष रहे। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका रही। 4 अक्टूबर 2017 को उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। 2018 में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया। जम्मू कश्मीर के इतिहास में 23 अगस्त 2018 को सत्यपाल मलिक ने प्रदेश के 10वें और अंतिम राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला। वह इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले राजनीतिक थे। इसके पहले इस संवेदनशील राज्य की कमान हमेशा पूर्व सैन्य अधिकारियों, नौकरशाहों के हाथों में रही थी। सत्यपाल मलिक का कार्यकाल कई ऐतिहासिक फैसलों और बदलावों का साक्षी भी बना। उनके कार्यकाल में ही केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। गवर्नर शासन के दौरान मलिक ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए। उन्होंने वर्षों से रुके पंचायत और निकाय चुनाव करवाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती दी। विकास कार्यों को गति देने, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए। हालांकि उनका कार्यकाल विवादों से भी अछूता नहीं रहा। पुलवामा हमले, सुरक्षा मामलों और कथित भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर दिए गए उनके बयान राष्ट्रीय राजनीति में बहस का विषय बने। 30 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त होने के साथ ही यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसी के साथ सत्यपाल मलिक का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। ये रही अब तक की खबरें। ये खबरें आपको कैसी लग रही हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर खास खबर आप तक पहुंचे। अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि खबरें और लोगों तक पहुंच सकें। अभी के लिए इतना ही। हमें दे इजाज़त। नमस्कार।